कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 18 और 19 तारीख को 18 क्वेश्चन और 19 के ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी एग्जाम हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कापी कलम और पेन उठा लीजिए अच्छे से और क्वेश्चन को देखिए और उसको नोट कीजिए, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम होंगे वो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। तो जहाँ तक हो आप ध्यानपूर्वक कापी कलम लेके बैठिए। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है। तो 51A जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है और जो 36 से 51 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। मैग्रोवन किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और जो सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं है तो आप तमिलनाडु मारिएगा, ठीक है। बाकी अगर पश्चिम बंगाल तमिलनाडु दोनों है तो आप पश्चिम बंगाल में मारिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है। पोंगल त्यौहार किस देवता के लिए मनाया जाता है? ठीक है, किस देवता के लिए मनाया जाता है। तो आप जाहिर सी बात है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और सूर्य देवता के लिए, क्योंकि जब अच्छा मतलब खेती अच्छी होती है चावल की तो वहाँ पे उसी खुशी में ये पोंगल त्यौहार मनाते हैं लोग। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस का क्षमता क्या है? ठीक है, तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है P बराबर 1/f होता है। एफ जो होता है एफ को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कहते हैं। और P जो होता है डायोप्टर होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है जो डायोप्टर होती है। अवतल लेंस जो होती है निगेटिव होती है उसकी क्षमता। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है निगेटिव होती है। अवतल लेंस कहाँ उपयोग किया जाता है? जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष है। और उत्तल लेंस अवतल लेंस जो होता है वो निकट वालों के लिए होता है, निकट दृष्टि दोष वालों के लिए। और उत्तल जो होता है दूर की। इस चीज आपको ध्यान में आ गया। आगे चलिए। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की जहाँ श्वसन अधिक करें तो क्या होगा? जो पौधा मान लीजिए है, पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और H2O लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से ही वो भोजन का निर्माण करता है और आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन जो है मनुष्य के लिए काफी लाभदायक होता है। पौधे जो होता है पौधे जो होते हैं श्वसन जो करते हैं, श्वसन अगर पौधे श्वसन करते हैं, ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, ठीक है। पौधे श्वसन जो करते हैं ऑक्सीजन करते हैं और वहीं प्रकाश संश्लेषण पौधे जो है तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं। अगर श्वसन से बात किया तो O2, अगर प्रकाश संश्लेषण की बात किया तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 243E किससे संबंधित है? तो 243E जो है पंचायत की कार्यकाल समाप्ति के लिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। पंचायत की कार्यकाल समाप्ति के लिए, ठीक है। समाप्ति के लिए
2022 में नेशनल गेम कहाँ शुरू होगा? तो जो नेशनल गेम जो है वो कहाँ पे शुरू होगा? सन 2022 में हरियाणा पंचकुला में होगा। ठीक है, नेशनल गेम। अगर पूछता है खेलो इंडिया गेम, यूथ गेम पूछता है, पांचवा आप देख लीजिए। AVGC सेंटर भारत में कहाँ है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, अप कॉमिक्स। ठीक है, तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं हम आपका। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, विवेकानंद 1897 में। ठीक, और दूसरा फिर इसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में राजा राम मोहन ने किया था। आत्मीय समाज का राजा राम मोहन राय 1815 में किया था। तत्वबोधि सभा देवेंद्र नाथ 1839 में किए थे। इनकी जो आर्य समाज की जो 1875 में राजा राम मोहन ने स्थापना की थी, उनकी पुस्तक जो थी सत्यार्थ प्रकाश था। ठीक है, अब तत्वबोधि सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ 1839 में किए थे। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग। और सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले, इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी थी। अब 7वां क्वेश्चन है, पीएनबी में कितने बैंकों का विलय हुआ था? ठीक है बच्चों, तो पीएनबी बैंक में दो बैंक, एक आपका आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये पीएनबी में विलय हो गए थे। और भी अदर पूछ लेता है, बीओबी में कितने बैंक विलय हुए थे? तो बीएनबी में देना प्लस विजया। ठीक है, विजया बैंक, देना और विजया बैंक तो दोनों जो थे पीओबी में विलय हो गए थे। और पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों पीएनबी में हुए थे। अब देना और विजया बीओबी में हुए थे। और ये आगे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़, इसको आप निगलेक्ट मत कीजिएगा। और दूसरा है कि एक केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक जो था विलय हो गया था। सिंडिकेट बैंक जो था विलय हो गया था। ठीक है, और आगे भी देख लीजिए, हम आपको और दूसरा पेज से अलग से हम बता दे रहे हैं। आप आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। एसबीआई जो है था पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। इंपीरियल बैंक जो जुलाई 1945 में हुआ था। बाद में ये एसबीआई बैंक नाम रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में हेड है दिनेश खारा नाम का।
दिनेश खारा नाम है। ठीक है बच्चों, दिनेश खारा नाम है उनका। आगे भी और देख लीजिए आप। 1969 में कितने बैंकों का विलय हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का विलय हुआ था। 1980 में 1980 में 6 बैंकों का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, काफी फायदेमंद है आपके लिए। कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं होंगे, दिल्ली। ठीक है। अगर देश में पूछता है, देश में सबसे प्रदूषित जो है पहले स्थान पे बांग्लादेश, 135 पाकिस्तान, और 5वें स्थान पे भारत है, देश में है। लेकिन अगर पूछे सबसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी पूछता है, देश नहीं है, अगर राजधानी पूछेगा तो दिल्ली आएगा, अगर देश पूछता है तो बांग्लादेश। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा और प्लस चंडी प्रसाद नाम था उनका। इन दोनों ने मिलकर चिपको आंदोलन शुरू किया था 1970 में। उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। चिपको आंदोलन 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, उत्तराखंड में। आगे भी देख लीजिए, आपसे अगर इससे रिलेटेड पूछ भी सकता है। एपिको पूछता है। एपिको आंदोलन जो होता है वो कर्नाटक में हुआ था, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है। और नर्मदा बचाओ मान लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो मेघा पाटेकर ये थे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक और है, बहुत अच्छा है आपके लिए। कहा कि कोकबराको भाषा किसकी भाषा है? ठीक है। आपकी ये क्वेश्चन है, कोकबराको भाषा किसकी भाषा है? तो ये त्रिपुरा की भाषा है। ठीक है, त्रिपुरा की भाषा है। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाई जाहिर सी बात है, भाषा से संबंधित है। ठीक है। अब भाषा से याद आया, आठवीं अनुसूची में पहले जो था, आठवीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। प्रेजेंट टाइम में मूल संविधान में पहले वो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 15वीं जो भाषा थी वो हमारी सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा थी। ठीक है। कि किसके एक्ट 21वें संविधान संशोधन के तहत, और फिर 16वीं प्लस 17वां प्लस 18वीं, इसमें 16वीं भाषा कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी, और कोरड़की, ठीक। ये 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। फिर 19वां प्लस
20 + 21 + 22, इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जो थी 92वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। और संघ की राजभाषा क्या है, अगर पूछा जाता है संघ की, आ जा सकता है पेपर में, इसकी कोई जरूरी नहीं है। संघ की राजभाषा क्या है, किस अनुच्छेद में राजभाषा किस अनुच्छेद में? तो 343, ठीक है, आर्टिकल में है, लिख देते हैं आर्टिकल में है, ठीक है। अब पूछा कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। सोच लीजिए, इतना ये चीज क्वेश्चन आ रहा है आपके पीछे, ठीक है। आपसे आप अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। प्रारूप सीमित, मान लीजिए पूछ लेता है, प्रारूप सीमित पूछ लेता है, तो ये 29 अगस्त 1946 को बनाई गई थी। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान 24 को जनवरी 1950 को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ, 13 दिसंबर 1946। और पारित जो हुआ था हमारा, लागू मतलब 22 जनवरी 1947 को हुआ था। और राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर में मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिडबी जो है की स्थापना कब हुई थी, या मुख्यालय पूछ लेता है, तो 1990, और इसके मुख्यालय जो है लखनऊ में है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन देख लिया जाए। बल्ब का तंतु कैसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ आपको इसी में भी बता देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर कुछ बताया नहीं। आपसे कहा गया सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी, लखनऊ में, ठीक है। इसके अदर भी देख लीजिए। नाबार्ड मान लीजिए पेपर में आ सकता है कि पेपर में, ठीक है, क्योंकि नाबार्ड ये 100% है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी भी आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बात मान लीजिए आपने। नाबार्ड का पूछ सकता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, कब स्थापना हुई थी, या प्रेजेंट टाइम हेड कौन है, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और किस सीमित के तहत हुआ था, तो ये शिवरमन के सीमित के तहत हुआ था। इसका प्रेजेंट टाइम हेड कौन है, गोविंद है, ठीक। आरबीआई का भी देख लो, आरबीआई का जरूर पूछेगा, ये आप मान लीजिए, आप 100% आपका आरबीआई का जरूर से जरूर पूछेगा, ठीक है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, क्योंकि आज से जितना भी एएलपी हुआ, चाहे पिछली बार 2018 में ग्रुप डी हुआ था, आरबीआई का पूछा था, इसका जरूर पूछता है आरबीआई का।
आरबीआई किस समिति के तहत हुआ था? तो यंग हिटल, उसको चाहे शाही आयोग भी कहिए आप, यंग हिटल हिटल, या इसको आप शाही आयोग भी कह सकते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ पे मतलब कहाँ इसका मुख्यालय है? पहले इसका कोलकाता था, फिर बाद में इसको वहाँ पे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। इसका लोगो क्या है ये भी पूछ सकता है आपसे। लोगो आपका ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल का टाइगर है। ठीक है, इतना चीज़ आप दिमाग में बसा के चलिए। मैं आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो किसी न किसी पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा ये चीज़। ठीक है, आगे देख लीजिए। बल्ब का तंत्र कैसा होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, बल्ब का जो तंतु है उस उच्च प्रतिरोध रहेगा, उच्च प्रतिरोध रहेगा और उच्च गलनांक भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उच्च प्रतिरोध रहेगा तो वो चाहे जितनी भी धारा आएगा तो धारा को रोक देगा। और उच्च गलनांक है तो जब वो गलेगा नहीं, जो उसका तंतु होता है बल्ब के बीच में, जो बीच में देखिए ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बल्ब के बीच में, जिससे प्रकाश देता है, तो उसको तंतु बोलते हैं। अगर कम गलनांक का रहेगा तो फट से गल जाएगा, अगर उच्च गलनांक है तो वो गलने नहीं पाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा तो वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, इस चीज़ आप ध्यान लीजिएगा, फ्यूज का गलनांक या आपका कैसा होता है? तो फ्यूज जो होता है किससे बना होता है ये भी आपको से बताता है, पूछ लेता है। तो ये लेड और प्लस्टीन से बना होता है फ्यूज। ठीक है, इसका प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च होता है, और गलनांक जो होता है, गलनांक निम्न होता है। नहीं तो अगर ये गलनांक उच्च रहता तो घर के सारे बिजली जल जाते, मोटर जल जाते, पंखा जल जाते आपके। ये निम्न है, तुरंत जैसे क्या होता है, बिजली हाई वोल्टेज आया तुरंत ये जल गया, फिर आपका जो कनेक्शन है फ्यूज जो है उड़ जाता है, मतलब टूट जाता है, वो गल जाता है वो। ठीक है, अब आप थोड़ा सा मैथ देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी का पहला क्वेश्चन हमारा है 7:9 समान अनुपात यक्स अपान 36। ठीक है बच्चों, तो 7:9 अनुपात यक्स 36। ठीक, तो आप 7/9 इक्वल टू यक्स अपान 36। ठीक, 9 चौके 36, यक्स बराबर 28। आप ये ऐसे भी कर सकते थे, 9 चौके 36। ठीक, और ये इधर चला जाता, यहीं पे रहता, तभी 28 है। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा संख्या सअभाज्य है? सअभाज्य उसे कहते हैं जो जो संख्या एक से कटे, सअभाज्य संख्या। समुच्चय अगर सअभाज्य अभाज्य कहता, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या हैं जो खुद से कटे या फिर स्वयं से कटे। तो सअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ जो होता है एक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा सअभाज्य है। हमने क्या कहा, जो जो या फिर खुद से कटें या फिर एक से कटें, जिसका एचसीएफ जो होता है एक होता है। तो ये 3 3 से कट रहे हैं तो ये नहीं हुए भाई। 21 दूना 42, ये भी नहीं हो रहे क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं। 12 और 7 ये आपस में कट रहे हैं, इन लोगों का एचसीएफ कितना होगा? एक ही तो होगा, तो यही आपका आंसर सही जाता है। ये भी कट रहे हैं 43 से आपस में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है
सॉरी, देखते रहिए आप, थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। एक दुकान 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 1 रुपया 23 पैसे प्रति वस्तु के दर से बेचता है, तो आप उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है और 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा? जैसे 15 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपये, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये तो ही होगा ना भाई, 1 रुपये, क्योंकि इधर जाए बट्टे में 15/15 एक ही आएगा। तो ये 1 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, सीपी जो आपका 1 रुपया है और सेल प्राइस जो है आपका, जो बेच रहा है 1 रुपया 23 पैसा में। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं 1 रुपये में, वो 1 रुपये 23 में बेचते हैं, तो आपका लाभ कितना होता है? लाभ 23 पैसे का हुआ। आप फार्मूला जानते ही हैं, एस पी इक्वल टू लाभ परसेंट, क्या लाभ प्रतिशत क्या रहा ज्ञात करने के लिए? हाँ, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। लाभ आपका कितना हुआ? 0.23। आपका सीपी कितना? 1 गुणे 100। ये दशमलव हटने के लिए यहाँ 2 जीरो लग जाएगा, 100 से कट गया, बराबर 23%। 23% का आपका लाभ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 23% का लाभ हो गया आपका। कह रहा है 11, 7 और 14 भुजाओं की एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बच्चों में आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो भुजाएं हैं दिशा में समान नहीं है। तो इसमें आप 11, 7, 14 है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 11, 7 और कितनी थी? 14 थी। ठीक है, ABCD। तो जब भुजाएं समान होती, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका 6 है, इसका भी 6, इसका भी 6, तो वहाँ पे आपका फार्मूला जो लगता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका आधार हो जाता है और यहाँ से इसका ऊंचाई हो जाता है। आप ऊंचाई यस ज्ञात कर सकते हैं। अगर भुजाएं विषम है तो ये आपका ए हो गया, ये बी, ये आपका सी। तो हीरोज फॉर्म फार्मूला लगता है, पहले आप परिमाप ज्ञात कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 11, 7, 18, 18 और 14 कितना होता है? 18 और 4, देख लीजिए, 18, 11, 7, 18, 18, 14, 8, 4, 12, 32। तो ये 16 आपका 32 आया, 32/2 16 आ गया। फार्मूला है यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस आपका परिमाप जो अर्ध परिमाप जो है 16 है, और 16 में से 11 जाएगा, 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 गुणे यस माइनस बी, एस माइनस बी है ना, 16 9 गुणे यस माइनस सी, 2 बचेगा। आगे अंडर रूट है इधर, तो ये इसका वर्गमूल 4 आगे आ जाएगा बाहर, और गुणे 3 9 इसका भी आ जाएगा। अंडर रूट में आपका 5 गुणे 2 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 3 12 रूट 10। ठीक है बच्चों, आपका इसका आंसर हो जाएगा
12√10। tan a बराबर cot a बराबर ब्रैकेट में 5a माइनस 50। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे जैसे आपका एक चीज़ ध्यान देना, जब tan a इक्वल टू cot b हो, या आपका sin a बराबर cos b हो, और sec a बराबर cosec जो है b हो। ठीक, इस कंडीशन पे जो होता है, तो वहाँ पे a और प्लस बी बराबर जो होता है 90 डिग्री पे होता है, तब tan a बराबर cot b होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देख लीजिए, tan 9a है बराबर cot 5a प्लस 50, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a हमारा कितना है 9a बराबर, अब b कितना है 5a माइनस 50, तो हमारा इधर चला जाएगा प्लस बराबर 90। ठीक, ये प्लस है, 9×5 = 14, और इधर जाएगा तभी 140 हो जाएगा, क्योंकि 50 इधर इधर जाए प्लस हो जाएगा। तो आपका 14a बराबर 140, 14 कट गया 10 है, a बराबर 10। अगला क्वेश्चन है 0.494949 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे जितनी भी संख्या रिपीट हो रही है उस पर उतने अंक का बार लग जाता है। जैसे इसमें दिया गया है 0.49 494949 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, तो ये 49 जो है बार बार रिपीट है, तो ये दो संख्या पे बार लग जाता है, और जिस संख्या पे बार लग जाता है वहाँ दशमलव हट पे वहाँ पे 49 बराबर बटे 99 हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही संख्या पे बार है आपका, ठीक है, मान लीजिए आपका 4 पे ना, जैसे मान लीजिए आपका 29999 ऐसे है आपका, तो 2 पे बार नहीं लगेगा, सिर्फ 9 पे भी बार लगेगा, तो एक अंक पे बार लगेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2 9 अपान एक अंक पे बार लगा है तो एक ही बार ना लगेगा, और एक अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और यहाँ -2 से करना पड़ेगा क्योंकि एक ही संख्या, तो आपका 27/90 हो जाएगा आपका। ठीक, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर देते हैं, जबकि पाइप सी अकेला एक पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है। ए और बी 10 घंटे के लिए खोला जाता है और दोनों को बंद कर देता है। पाइप सी को खोला जाता है तो सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लेता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ ध्यान दे लें, ए और बी जो है हमारा, ए प्लस बी कितने घंटे में भरा है 16 घंटे, और सी जो खाली कर रहा है कितने 24 घंटे में। ठीक, तो दोनों का हम पहले एलसीएम निकाल दें, 48 हो जाएगा, 16 16 16 32 16 48 और 24 दूनी 48। ठीक, इसकी जो क्षमता है सो 3 यूनिट है, एफिशिएंसी जो इसकी क्षमता है 3 यूनिट है, और इसका -2। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों को 10 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो ए और प्लस बी को खोला जाएगा 10 घंटे के लिए, 10×3, क्योंकि इसकी 3 एफिशिएंसी है, मतलब क्षमता है, तो 10 घंटे में ये
30 हो जाएगा इसका। अब जबकि कह रहा है कि तो सी को खोला था, फिर सी खाली करने का 30 यूनिट है, 80 का खाली करेगा 2 बराबर 15 आवर्स में ये खाली कर देगा, आपका 15 आवर्स लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए माइनस बी बराबर 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 416, तो ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक, इसमें हम देख लेते हैं आपका, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप ये भी देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर बराबर 416 आपका है। ये किसी न किसी चीज़ का फार्मूला है ही, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का ये फार्मूला है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं, तो ए प्लस बी जो है हमारा 8 दिया है, सॉरी ए माइनस बी जो है 8 दिया हमारा, 8 ए प्लस बी, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 416 होता है। ये इधर गुणा इधर जाएगा, भाग में जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, ए प्लस बी का मान जो आ गया हमारा वो 52 आ गया, और हम ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 52 और ए माइनस बी बराबर 8 है, कर लो। 2a 52 8 कितना होता है 60, काट दो 30 आ गया, और b की वैल्यू कितना आएगा, a का मान इतना है तो इधर जाएगा 22 हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितना होगा, 22 दूनी 44, 440 आ जाएगा आंसर आपका। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? आगे देख लीजिए, a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 6, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होगा। तो आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे, फिलहाल नहीं जानते तो देख लीजिए आप लोग, ए माइनस होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस, ठीक, जबकि हमारा ए माइनस बी कितना दिया है, ए माइनस बी जो है हमारा 50 25 125, इसका मान ज्ञात हमें करना ही है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुणे 6, और ए माइनस दिया है गुणे 5, 5 छक 30, 30 3 90, 90 इधर चला जाएगा, तो 125 प्लस 90 इक्वल टू ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब 5, और यही आपका आंसर आ जाता है 215, सॉरी माइनस नहीं है फिलहाल, प्लस ही है, 215 आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करा 3 5 और -2 और 0 और 6 4 शीशों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप इस सवाल में सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, इतना आसान तरीका भी आप देखे नहीं होंगे। कोई त्रिभुज है, ठीक है, आपका उसका 3 बिंदु दिया गया है, 3 5 और -2 और 0 और 6 4, तब बिंदु दिया गया आपको, तो आप 1/2 लिखिए, 3 5, यहाँ 3 ऊपर नीचे 5, फिर -2 0 6 4, ये संख्या दोबारा रिपीट कर दीजिए आप, 3 5, तो 1/2 इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, तो ब्रैकेट में आप लिखिए 3 0 m
0, इसका गुणा इसमें कीजिए, 4 दूनी 8, माइनस हो जाएगा, ठीक, और 6 पंचे 30, माइनस इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका भी और इसका भी, 5 दूनी 10, -10, 6 जीरो 0, प्लस 4 3 12, 1/2, इसमें से आएगा आपका 22, और इसमें आपका आएगा 2, 1/2 गुणे 20 बराबर 10, इसका जो एरिया है वो 10 आता है आपका, ठीक। इतना चीज ध्यान में आ गया, ठीक है बाबू, चलें आगे, चलो। ए 30 किलोमीटर की स्पीड से चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल, एवरेज जो उसका है वेलोसिटी, उसको पूछ रहा है, आप उसको बताइए। देखिए आप, कह रहा है ए जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक, आप कह रहा है ए 30 किलोमीटर की चाल से 15 किलोमीटर जाता है। ए जो है 30 किलोमीटर की स्पीड से ये 15 किलोमीटर जाता है, और फिर इसके बाद वह अन्य दूर 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। फिर वह जो है 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से वो 25 किलोमीटर जाता है। तो ये संपूर्ण औसत चाल पूछ रहा है। तो इस पे आप चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आपका हो जाएगा एवरेज चाल बराबर औसत दूरी, सॉरी कुल दूरी बटे लगा कुल समय, ठीक है। और एक सूत्र ये होता है, औसत चाल जो होता है, ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है, ये आपको ही हम बताते हैं। 2xy अपान x प्लस वाई, ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है, ये तब लगता है जब दूरी जो होती है समान होती है, ठीक है। दूरी तभी, जब ये समान होगी तभी ये फार्मूला लगता है, और जब दूरी भिन्न भिन्न दिया हो तभी ये लगता है। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता लगा एग्जाम में आए तो आप इसको लगाइए, आप 30 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर गुणे 2 बराबर 30 10 40 ऐसे लगा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा कह रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें दूरी पता ही चल गया है 25 15 40, हम समय निकाल ले पहले, चाल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुल उसका समय निकाल लेते हैं। समय कैसे निकलेगा, हम समझ रहे हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। पहले जो 30 किलोमीटर गया था स्पीड से 15 किलोमीटर गया था, उसमें कितना समय लगा था, तो 15 दूरी बटा चाल कितना था 30, तो 15 दूनी 30, ठीक है, तो 0.5 हो गया। और दूसरे पे 25 किलोमीटर जो था 10 की चाल से गया था, तो आपका ये 2.5 हो गया, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हमारा हुआ 25 15 40, और कुल समय कितना लगा 2.5 प्लस 0.5
3 हो गया, आपका यही औसत 4 हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों का। माता पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। ठीक है, 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना हो गई। सॉरी, 4 गुना नहीं लिख पाए हम, 4 गुना हो गई 5 साल बाद। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज ABC में DE जो समांतर BC और AD अपन BD बराबर 3/5, यदि AC 5/6 5.6 सेंटीमीटर तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है आपका, ठीक है, एक आपका त्रिभुज है जो DE समांतर है BC के। ठीक, यहाँ A हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, इसके जो समांतर है ये DE E हो जाता है। ठीक है, जो कह रहा है आपको AD अपान BD, ठीक है, आपका AD अपान BD ये 3 है, ये 5 है, तो AC जो है 5.6, AC जो पूरा आपका 5.6, AE का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक, AE का मान पूछ रहा है, तो ये इसके समांतर। आप फार्मूला जान लीजिए पहले, AD अपान AB, AD अपान AB इक्वल टू होता है AE अपान AC। AD जो हमारा 3 है, AB 5 3 8, ठीक, AE होता है, AE हमारा मान लीजिए x है, x मान लेते हैं इसको, और AC जो तुम्हारा आपका है 5.6, कट कर दीजिए, 8 7 56, 7 3 21, 7 3 21, ठीक है, एक अंक के बाद 10 लग जाता है, आपका यही मान हो जाता है। ठीक, समझ गए आप? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास। एक आयत की लंबाई 63 त्रिकोण 65 आयत का परिमाप, आपका एक परिमाप चाहिए। लंबाई जो है 63 है, त्रिकोण जो है आपका 65, ये यहाँ आपको 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है, ठीक है, त्रिकोण का सूत्र होता है आयत का, त्रिकोण का सूत्र होता है 2 × L + B। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको, ये आपका मान लीजिए एक त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है आपको। ठीक है, तो फार्मूला जानते ही हैं, कण इक्वल टू लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कण जो स्क्वायर है आपका 65 स्क्वायर, अब बेस कितना है -63 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, 65 - 63 और 65 + 63 बराबर लंब स्क्वायर, कितना 2 गुणे 5 3 8 6 6 12 बराबर
लंब स्क्वायर 256 हो जाएगा। 66 64 8 28 64 16 8 16 का वर्गमूल जो है 16 आ जाता है। ठीक, 16। तो परिमाप का सूत्र होता है, ये दिखा नहीं, ये परिमाप का सूत्र होता है। दिमाग से उतर गया, सॉरी। परिमाप 2 इंटू एफ प्लस बी आपका। तो एक तो आप इस बेस से लगा सकते हैं, आपको दूसरा बेस बताते रहे। पहले आंसर लाइए, 2 गुणे एल कितना है 63 प्लस बी 16 6 3 9 6 1 7 गुणे 2 9 2 18 7 14, ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा हम आगे से आपको वीडियो देते रहेंगे आगे आने वाले एग्जाम में। बस आप हम लोग हमारे साथ लगे रहिए, और आगे ग्रुप डी एग्जाम में हम आपको बता दें, तैयारी करने के लिए बहुत बेहतर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ लीजिए आप। ठीक है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और अम्ल, क्षार और विद्युत चुंबकीय लेंस, ये सब आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत जल्दी उठा रहा है वो। और जितना अच्छे से तैयार करके, पीरियोडिक टेबल तो जरूर याद करके जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा, और लेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। और छोटे छोटे जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी दे रहा है, आप फार्मूला, मात्रक, ये जरूर याद करके जाइए। और करंट अफेयर में जनवरी से अगस्त तक पूछा जा रहा है, उसके अलावा कहीं से पूछा नहीं जाएगा आपका। जनवरी से अगस्त तक आप करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है, उससे पहले का आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब जितना अधिक से अधिक हो सके तैयार कर लीजिए। प्रेजेंट टाइम में कौन है, कौन सीईओ है, कौन क्या है, आप इस चीज़ को तैयार करके ही जाइए, ताकि आपके पेपर में आए तो बस आपको टिक ही मारना हो। और क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत इजी है, आप इसी मान लीजिए, आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए। ठीक भैया, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगला हम वीडियो अगर डालते हैं तो आप लोगों के पास पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद।